जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द कोलोइड्स। चलो जी, घंटियां बज चुकी हैं। मॉर्निंग बच्चे, मॉर्निंग 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 टू ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। चलो जी बच्चे, देखो प्रिपरेशन मेथड्स को ना सिंपल वे में सीखो, ठीक है, प्रिपरेशन वे में। अब आपके पास अगर मोलिकुलर साइज सस्पेंशन में हो, मतलब मोर देन 1000 नैनोमीटर हो, या फिर 1 नैनोमीटर से कम हो, ये मेरे पास 1 नैनोमीटर से कम है, ये ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर है। बच्चे ध्यान से सुनना, कोई बहुत हैवी काम नहीं कर रहे, क्लियर। और अब अगर साइज मेरे पास लेस देन 1 नैनोमीटर, तो अगर ग्रेटर देन 1000 हो तो वहां इसको डिस्पर्स करना पड़ेगा, मतलब तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, क्लियर। और अगर लेस देन 1 नैनोमीटर हो और उसको 1 से 1000 के बीच में लाना हो तो वहां आपको कंडेंसेशन करना पड़ेगा, कंडेंसेशन, ठीक है जी। तो इसलिए बार बार कह रहा हूं, जो मैं बोर्ड पे लिखूंगा दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, सस्पेंशन को तोड़ना, और अगर ट्रू सॉल्यूशन हो तो उसको कंडेंस करना, ये हो जाएगा आपके पास क्या, फॉर्मेशन ऑफ कोलोइड। इतनी बात अगर समझ में आए तो हम आगे बढ़ सकते हैं। इसका जितना भी इसके अंदर लिखा हुआ ये पार्ट है, क्लियर, उसकी मुझे कोई ज्यादा नीड अब इसमें नहीं होगी। प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल सोल में एक छोटी सी लाइन देख लेते हैं। उसने कहा कोलोइडल सोल ऑफ सेलुलोज नाइट्रेट इज ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग इन एन ऑर्गेनिक सोलवेंट सच एज इथाइल अल्कोहल। इसको कोलोडियन बोलते हैं, लेकिन अभी वापिस आएगा ये जब हम प्यूरिफिकेशन पढ़ रहे होंगे ना, इसका प्यूरिफिकेशन, कोलोइड का प्यूरिफिकेशन, तो वापिस कोलोडियन नाम आएगा जो इंपॉर्टेंट है। तो अभी इग्नोर कर दो, कोई चक्कर नहीं है। जो बोर्ड पे मैंने लिखा बस इस पे फोकस करो। छोटे हो तो कंडेंस करना, बड़े हो तो डिस्पर्स करना, तोड़ना। क्या मैं आगे बढ़ूं? चलो, अब मुझे डिसइंटीग्रेशन मतलब डिस्पर्शन मेथड की बात करनी है, तोड़ने वाले मेथड्स की बात करनी है। तो पहला मेरे पास है मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन। लो जी, मैं काम करना शुरू करता हूं। फिर मैं कह रहा हूं मेरे लिखे हुए पे ज्यादा फोकस करना, मैं लिख क्या रहा हूं, क्लियर है, मैं लिख क्या रहा हूं। हाँ जी, कोई क्वेश्चन बच्चे? चलो, डिसइंटीग्रेशन ध्यान से सुनना, मतलब तोड़ना, ब्रेक करना। तो पहले मैकेनिकली, ठीक है जी, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन। तो इसमें पता है क्या होएगा, वो तुमने देखी है हाथ से चलने वाली चक्कियां ऐसे, है ना, बस वही फंडा है इसमें ना। इसमें होता क्या है, एक रोटेटिंग व्हील होएगा, दूसरा रोटेटिंग व्हील होएगा। मतलब कुल मिलाकर पहले मैसेज ये दे दूं कि इससे पेपर वाला क्वेश्चन नहीं बना पाएगा। कैसे? उसको बोलना पड़ेगा आउट ऑफ द फोर विच इज यूज्ड एज द प्रिपरेशन मेथड ऑफ द कोलोइड क्लियर बाय द मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन। बस हेडिंग पकड़नी है, कोलोइडल मिल बोलते हैं उसको, कोलोइडल मिल, क्लियर है। यहां लिखा रहेगा कोलोइडल मिल, ये रहा, और बोल मिल, और द अल्ट्रासोनिक डिसइंटीग्रेटर। बस ये नाम समझो, फोटो में इसलिए लेके जा रहा हूं ताकि आप चीजों को समझ पाओ। ये रोटेट कर रहा होगा, ये भी रोटेट कर रहा होगा। इसके बीच का जो स्पेस है 1 से 1000, 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में रख देना, जिसका आपने क्या करना हो, कोलोइड बनाना हो, क्लियर। मान लीजिए आपके पास एक सस्पेंशन है, क्लियर, डिसइंटीग्रेट कर रहे हो तो सस्पेंशन ही लेके चलोगे ना, बड़े को छोटा करना है आपने। तो ये कोलोइडल मिल के दोनों पहिए, दोनों के दोनों व्हील अपोजिट में रोटेट कर रहे होंगे, और जिस साइज का आप क्या चाहोगे कोलोइड, उस साइज का कोलोइड इसके बीच में ग्राइंड होकर मिल जाएगा तुम लोगों को। इतनी सी कहानी है बस। लेकिन सोचो ना, पेपर में, मैं 12वीं पेपर थोड़ी देने जा रहा हूं, मैं तो 12वीं वाले भी हो ना, तब भी बोलता हूं कि जब मुझे बोला गया है मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, तो अपनी तरफ से वर्ड्स बना के लिख देना कि इसके अंदर सस्पेंशन को आपने कन्वर्ट करना है किसके थ्रू, डिसइंटीग्रेशन, तोड़ने के थ्रू, ब्रेक करने के थ्रू, किसके अंदर, कोलोइड में। इतनी सी कहानी है बस, ठीक है जी। अब है इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन, ये है मेरे पास इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन। तभी मैंने कहा था थोड़ा सा ध्यान से सुनते रहो, कहीं दिक्कत आएगी नहीं आपको। इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन, क्लियर है। इसको हम ब्रेडिग आर्क मेथड भी बोलते हैं, ब्रेडिग आर्क मेथड भी बोलते हैं। अब इसमें जो पॉइंट्स लिखूंगा ना वही काम के हैं। ये मेटल्स के सोल बनाने में काम आता है, मेटल्स के, लाइक गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है ना, प्लेटिनम हो गया,
इन सबके पानी में सोल बनाने में काम आएगा। दूसरी बात, सोल समझते हो ना, कोलोइडल सोल, क्लियर, इनके सोल बनाने में काम आएगा। दूसरी बात क्या समझनी है, आपके पास दो मेटल के इलेक्ट्रोड्स होंगे, ठीक है, टू मेटल इलेक्ट्रोड्स होंगे, एक प्लस होएगा एक माइनस होएगा। जैसे ही दोनों को टच करवाओगे तो इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट होगी। इलेक्ट्रिक आर्क, स्पार्क होते हैं ना जैसे बिजली के तारों में स्पार्क, इलेक्ट्रिक आर्क डेवलप होगी, उससे हीट प्रोड्यूस होगी। सुनते रहना बच्चे ध्यान से, कोई बहुत बड़ी बात नहीं पढ़ रहे हो, बस आपको फोकस करके सुनना है, इससे आपकी तैयारी हो जाएगी। उस हीट से पता क्या हुआ, जो मेटल था ना वो मेल्ट कर गया, ठीक है, मेटल मेल्ट कर गया, और मेटल को अब आपने कोल्ड वाटर से कंडेंस करके किसमें कन्वर्ट कर लेना है, कोलोइडल सोल में। बस इतनी सी कहानी है। इलेक्ट्रिक आर्क से हीट प्रोड्यूस हुआ, उसने मेटल को मेल्ट करवा दिया, मेल्ट कराने के बाद कोल्ड वाटर की हेल्प से आप उसको कंडेंसेशन करवा लो, कोलोइडल सोल मिल गया। इतनी सी कहानी है। लेकिन पेपर वाला, अब मैं कह रहा हूं कि अगर तुम थोड़ा सा बात को सुनते हो तो सुनो, पेपर वाला क्वेश्चन क्या डालेगा, पेपर वाला डालेगा ब्रेडिग आर्क मेथड में कोलोइडल सोल बनाना है तो किसका कोलोइडल सोल बनाए, जिसको मैंने जानबूझ के रेड में लिख दिया। आपके इंपॉर्टेंट काम की बात बस यही है। एक चौथे नंबर पे काम की बात और आ रही है, उसको मैं फिर रेड से लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। इनको स्टेबलाइज करने का काम करता है, इनको स्टेबलाइज करने का काम करता है NaOH या KOH, जिसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हो। ये तुमने जो कंटेनर लिया है, जैसे ये कंटेनर लिया, उसके अंदर एक कंटेनर लिया, इसके अंदर तुमने कोल्ड वाटर रखा, इसके अंदर तुम लोगों ने मेटल की रोड को एक दूसरे से टच कराया, यहां पानी रखा, ये टच हुई तो इलेक्ट्रिक आर्क डेवलप हुई, मेटल मेल्ट कर गया और बाहर ठंडे पानी से वो कंडेंस कर गया, क्लियर। इसके अंदर तुमने NaOH या KOH स्टेबलाइजर रखा हुआ है। और कल परसों आपसे बात चल रही थी कि अगर आपको लायोफिलिक सोल बनाने हैं, if you want to prepare the lyophilic soul, then no need to add the stabilizer or emulsifier. If you want to lyophilic, then you should add the stabilizer और जैसे इमल्शन है तो इमल्सिफायर, तो वो यहां स्टेबलाइजर का काम कर रहा है NaOH KOH। इसको और बहुत डीप में जाकर आगे चार्ज जब पढ़ रहे होंगे तब जाकर और पढ़ लेंगे कि NaOH KOH कैसे एक स्टेबलाइजर का काम करता है। तीसरी बार रिवीजन कर रहा हूं, मेरे पास इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन है, मतलब तोड़ना है। उसने कहा मेटल है, गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, इनको एक दूसरे से टच करवाया, प्लस माइनस बनाकर, इलेक्ट्रोड बनाकर, फिर इलेक्ट्रिक आर्क हुआ, उससे हीट डेवलप हुई, हीट से मेटल मेल्ट कर गया, कोल्ड वाटर से उसको कंडेंस करके कोलोइडल 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच का साइज दे दिया। और जो तुम कोल्डनेस और वाटर रखोगे वो कंट्रोल करोगे टेक्निकली भी, इससे ऊपर साइज 1000 से ऊपर जाना नहीं चाहिए और 1 से नीचे रहना नहीं चाहिए। तो साइज इन बिटवीन क्या होना चाहिए, 1 to 1000। बच्चे कहेंगे हाँ जी बोलो, ऊपर जिसका सोल बनाना है, जिसका सोल बनाना है ना, जिसका सोल बनाना है उसी के मेटल होंगे बच्चे। लो जी, नेक्स्ट मेरे पास है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्लियर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कई बार तो पेपर में सीधा आता है, आउट ऑफ द 4 विच मेथड इज यूज्ड टू प्रिपेयर द कोलोइडल सोल्स, तो उसका आंसर आपके पास पेप्टाइजेशन। अब पहले मुझे सुन लेना, अगर नीड पड़ेगी तो वर्ड्स पढ़ लेंगे, मुझे लगता नहीं नीड पड़ेगी, मेरे को सुनते रहना ध्यान से। पेप्टाइजेशन में होएगा क्या, डायग्रामेटिकली बोलता हूं। सबसे पहले मेरे पास एक फ्रेश, इसको तो गलती से ही मत मिस कर देना, मान लो पिछला थ्योरम आपने मिस कर दिया, क्लियर, तो हो सकता है आप मेरे पढ़ाए बिना पढ़ लो तो हो जाए, इसको सुनना पड़ेगा आपको। एक फ्रेश प्रेसिपिटेट होएगा, ध्यान से सुनना, इसके अंदर आप इंसर्ट करोगे, मिक्स करोगे एक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है जी, एक इलेक्ट्रोलाइट। इसमें जब इलेक्ट्रोलाइट मिक्स करोगे, इलेक्ट्रोलाइट जब मिक्स करोगे, इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर एक कॉमन आयन होना चाहिए, जिसको आप बोलोगे प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयन, क्लियर। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर, थोड़ा सा पेशेंस के साथ सुनते रहना। कंटेन्स कॉमन आयन, इसके अंदर एक कॉमन आयन होना चाहिए। मान लो तुम ना FeOH होल थ्राइस का, ऐसा करके यहीं लिख ही लेते हैं, मान लो तुम FeOH होल थ्राइस का ब्राउन प्रेसिपिटेट लेके बैठे हो, कभी लेबोरेटरी में गए हो तो आपको पता होगा फेरिक हाइड्रोक्साइड रस्ट कलर का होता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड रस्ट कलर का PPT है, ब्राउन PPT है। इसके अंदर तुमने पता है क्या है, FeCl3 ऐड कर दिया,
इसके अंदर तुमने Fe+3 ऐड कर दिया, FeCl3। FeCl3 में कॉमन आयन है, बच्चे सब अगर सुन रहे हैं तो समझ में आ गया होगा, वो है Fe+3। चलो जी, क्लियर ना? पता लगा रहे कि है ना, वो हाथ हिलते रहने चाहिए, पता चले कि हम हैं। ओके, तो फ्रेश प्रेसिपिटेट आपके पास है FeOH होल थ्राइस, ब्राउन प्रेसिपिटेट है, इसमें एक कॉमन आयन, जिसके अंदर कॉमन आयन Fe+3 कॉमन था। अब ध्यान से सुनना, कॉमन आयन का एडजॉर्प्शन होएगा, कॉमन आयन एडजॉर्ब्ड। देखो सारी कहानी ना किसे चल रही होती है? सरफेस केमिस्ट्री। कॉमन आयन इज एडजॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ पीपीटी, ऑन द सरफेस ऑफ पीपीटी। मैंने एडजॉर्ब्ड लिख दिया ना, तो आगे सरफेस ऑफ पीपीटी लिखने की नीड ही नहीं थी। कॉमन आयन इज एडजॉर्ब्ड, इतना इनफ था भाई। एडजॉर्ब वर्ड का मतलब ही सरफेस पे हुआ। क्लियर? अब मैं जो आपको दिखाने वाला हूं उसको ध्यान से सुनना। एक पर्टिकुलर FeOH होल थ्राइस का क्रिस्टल आपने चूज कर लिया, FeOH होल थ्राइस, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, इसकी सरफेस पे Fe+3, Fe+3, Fe+3 प्रेफरेंशियली, प्रेफरेंशियली मतलब समझ रहे हो ना, Cl के कंपैरिजन में Fe को प्रेफरेंस मिलेगी। ये Fe+3 प्रेफरेंशियली एडजॉर्ब हो गया, ये Fe+3 प्रेफरेंशियली एडजॉर्ब हो गया। क्लियर? अब होएगा क्या? इस टाइप के, क्लियर, इस टाइप के मेनी ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, मतलब लाखों, करोड़ों, अरबों। एक मोल हो तो भी एवोगैड्रो के बराबर हो जाता है, तो मैंने इसमें नंबर नहीं लिखा, इस टाइप के ढेरों मॉलिक्यूल्स होंगे। अब सोचो, अगर मैं आपको सिर्फ दो ही दिखा दूं, अगर मैं आपको सिर्फ दो ही दिखा दूं इसके अंदर, अगर मैं आपको ये FeOH होल थ्राइस हुआ, इस पे Fe+3 का एडजॉर्प्शन हुआ, तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि इन दोनों के बीच अट्रैक्शन होएगा कि रिपल्शन होएगा? रिपल्शन होएगा ना बच्चे। तो ये एक दूसरे को रिपेल करने लग गए। रिपेल करते ही जो कोलोइड था वो अब सॉरी सस्पेंशन था, प्रेसिपिटेशन था, अब किसमें कन्वर्ट हो गया? इन द कोलोइडल सोल। ऐसे एक नहीं, ढेरों एग्जांपल है। पहले इसको परमानेंटली दिमाग में सेट कर लो। एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट था, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट में एक ऐसा आयन आपने डाल दिया, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट आपने डाल दिया जिसमें एक मिनिमम वन कॉमन आयन तो होना ही चाहिए। वो कॉमन आयन प्रेफरेंशियली उसकी सरफेस पे जाके एडजॉर्ब हो गया। जैसे ही उसकी प्रेफरेंशियली सरफेस पे जाकर एडजॉर्ब हुआ, क्लियर, तो ऐसे एक नहीं ढेरों थे, तो सारे प्लस 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 एक दूसरे को क्या करने लग गए? रिपेल करने लग गए, और वो रिपल्शन की वजह से किसमें कन्वर्ट हो गया? कोलोइड में। बोलो जी। अब ऐसे मैं और एग्जांपल आपको दे रहा हूं, ध्यान से सुनना और समझना, फिर लाइनें पढ़ देंगे आपके लिए, जिससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, 4-5 बार कम से कम थ्योरी हो जाएगी। सुनो, अब आपके पास एक कंटेनर के अंदर, ये 2018 में आया, जिसपे ऑब्जेक्शन हुआ था, लेकिन फिर भी उन्होंने दो आंसर डाल दिए। 19 में आया था शायद ये, उसके दो आंसर, इवन जो नीट की आई थी उसके अंदर भी दो ही आंसर थे उसके। लो जी, अब हम यहां पर AgI लेके चल रहे हैं, ठीक है। दूसरे के अंदर, मेरी गलती, AgNO3, AgNO3, ठीक है जी, और यहां आप KI लेके चल रहे हो, ठीक है। KI मतलब जो कॉन्टिन्यूअस है वो AgNO3 है, और दूसरे वाले कंटेनर के अंदर KI है, ठीक होगी बात। अब इसमें तुमने पोर करना है, इसमें तुमने पोर करना है किसको? AgNO3 में KI को, और KI के अंदर AgNO3 को। ये तो हमें पता ही है। दोनों के केस में AgI का येलो पीपीटी बनेगा, दोनों केस में AgI का येलो पीपीटी बनेगा। लेकिन आप अगर मेरे को सुन पा रहे हो तो आपको पता होगा AgNO3 के केस में जो कॉमन आयन बल्क में था वो कौन था भाई? Ag प्लस, ठीक है जी, Ag प्लस, ओके। और इस केस में बल्क में कौन था? क्लियर? जो कॉमन है वो कौन था भाई? आयोडाइड। तो यहां आयोडाइड, यहां आयोडाइड, यहां आयोडाइड, यहां आयोडाइड, यहां आयोडाइड, ये इस पे प्रेफरेंशियली एडजॉर्ब हो गए।
ये इन पे प्रेफरेंशियली एडजॉर्ब हो गए। तो अगर पेपर वाले ने पूछने का तरीका, मैं फिर कह रहा हूं प्लीज ध्यान मत हटाना, क्योंकि इस चैप्टर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है जिसको खुद एग्जाम वालों ने फोकस किया, जिसको एग्जाम वालों ने, वो कह रहा है 50 मिलीलीटर 0.1 एम। क्लियर? मेरे पास AgNO3 है, उसके अंदर मैंने 30 मिलीलीटर 0.1 एम KI डाल दिया। तो बच्चे समझ गए, 15 टू 0.1 5 ml मोल हो गया या 3 ml मोल हो गया। तो पक्का यहां किस टाइप का कोलोइड बनेगा? पॉजिटिवली चार्ज कोलोइड बनेगा। और अगर मैं इसको ऑपोजिट कर दूं, 30 ml 0.1 एम AgNO3 के अंदर 50 मिलीलीटर 0.1 एम क्या डाल दूं? KI। तो अब जिसका बल्क हुआ, यहां इसका बल्क था, अब इसका बल्क है। क्लियर? तो यहां नेगेटिवली चार्ज कोलोइड बनेगा। समझ गए मेरी बात को आप लोग? तो पीछे से लेकर यहां तक एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल। और पेप्टाइजेशन में लिख क्या रहा है, ध्यान से सुनना। पेप्टाइजेशन is a process of converting a precipitate into colloidal particles on adding suitable electrolyte. The electrolyte added is called peptizing agent. Reddish brown colored colloidal solution is obtained by adding small quantity of ferric FeCl3 solution to freshly prepared FeOH whole thrice, जिसका एग्जाम्पल मैंने बोर्ड पे लिखा है। क्लियर है? कोज क्या है सुन लो, 5वीं 6वीं बार रिवीजन हो रहा है। As the electrolyte is added to a freshly prepared substance, the particles of precipitate preferentially adsorbed one particular type of ion of electrolyte and get dispersed due to electrostatic repulsion. आप ही नहीं कहा था repulsion, ठीक है जी, आप ही नहीं कहा था repulsion, okay, due to the electrostatic repulsions, this gives particles of colloidal size. Colloidal size. Freshly prepared precipitates are preferred as they are easily peptized. क्यों? क्योंकि अगर तुमने फ्रेश की जगह पर थोड़ी देर बना हुआ पीपीटी ले लिया तो उसका कॉम्पोजिशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, उसका कॉम्पोजिशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है जी। अब पॉजिटिव चार्ज ऑफ FeOH होल थ्राइस बता दिया मैंने आपको। क्लियर? अगला हमारे पास एग्जांपल, ये AgNO3 का नेगेटिव पॉजिटिव आपको समझ में इमीडिएटली आ गई। ये दो एग्जांपल जो मैंने आपसे पूछे थे और आपने 100% यहाँ सपोर्टिव नेचर रखा था और प्रॉपरली आंसर दिया था, और ये प्रीवियस एग्जाम्स का क्वेश्चन है, इसीलिए मैं पेप्टाइजेशन पे अभी तक जमा पड़ा हूं। ठीक है जी, 2018 में था, देखा अभी? ओके, 19 दो चेंज हुए थे ना, हाँ इसके आंसर दो दिए थे उन्होंने। चलो जो भी था, पेपर का क्वेश्चन था करंट सीरीज में, और ये दो एग्जांपल आपको बताया मैंने। ठीक है, अब चलते हैं कॉम्बिनेशन। अब यहां एक बहुत बढ़िया बात चलेगी, अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिडॉक्स पढ़ा होता ना तो वहां हमें एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वर्ड पता होता। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मेरी वर्डिंग सुनना। कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेयर्स ऑफ अपोजिट चार्जेस अराउंड द, मैं ना इसको पढ़ने से पहले समझाता हूं, सुनो। समझाने के बाद पढ़ लो तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ आता है। सुनो, ये मैंने एक मेटेलिक रोड को, ये मैं ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पे पहुंच गया मुश्किल से 1 मिनट के लिए। मैंने एक मेटेलिक रोड को उसी मेटल के आयंस के सॉल्यूशन में डिप किया, मेटेलिक रोड को इसी मेटेलिक आयंस के सॉल्यूशन में डिप किया। ठीक है, तो ये इंटरफेस है। आपको पता है इंटरफेस इस चैप्टर में तो पक्का पता, जहां दो फेजेस मिलती हो, जहां दो डिफरेंट फेजेस मिलती हो, उसको क्या बोलते हो आप लोग? इंटरफेस। ठीक है जी। तो इस इंटरफेस पे एक पोटेंशियल डिफरेंस है, चार्ज। जब ज्यादा टेक्निकल लैंग्वेज समझ ना आए ना तो हमें सिंपल लैंग्वेज बना लेनी चाहिए। यहां पोटेंशियल डिफरेंस है, और आपको पता है इसी पोटेंशियल डिफरेंस का नाम हम लोगों ने, चैप्टर का नाम रिडॉक्स, चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किया हुआ है। ठीक है जी। अब मैं इस बात को ऐसे बोल रहा हूं, charge difference on the interface when the metallic rod is dipped in the same metal ion solutions। क्लियर है? अगर ये सब 1 MO 1 ATM प्रेशर हो तो इसको तुम स्टैंडर्ड बोल दोगे। चलो तो बात की बातें इस चैप्टर से अब इस वापस सरफेस पे आ जाते हैं। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से। आपके पास ये कौन था जी?
कोलोइडल पार्टिकल, ये इस पे क्या हुआ, चार्ज। क्लियर, जिसकी वजह से कोलोइड पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आया। अब जो सोलवेंट है, अपोजिट नेचर का सोलवेंट, उसके अराउंड एक लेयर बना लेगा। फिर वापस सुनो मेरी बात को ध्यान से, ये लेयर किसकी, कैटायनिक की, जिसने इसको चार्ज दिया। ये लेयर किसकी, एनायन की, जो सोलवेंट की वजह से आई। दूसरी बार सोलवेंट ने, मीडियम ने सेकेंडरी लेयर बनाई, सेकेंडरी लेयर बनाई, सोलवेंट ने सेकेंडरी लेयर बनाई, प्राइमरी लेयर जिसकी वजह से इस पे चार्ज आया उसने बनाई, और सेंटर में कौन भरा हुआ पड़ा है, आपका जो FeO होल्थराइस है, AgI एटसेट्रा जो भी है। प्राइमरी लेयर फिक्स है जिसने इसको चार्ज देना है, और सेकेंडरी लेयर मोबाइल है जो इजीली हट सकती है क्योंकि सोलवेंट ने बनाई है वो। तो बच्चे वही हुआ क्या, एक रोड और दूसरा आयन, वापिस एक प्लस दूसरा माइनस। तीसरी बार एक आपके पास मेटेलिक रोड, दो चैप्टर इकट्ठे कर रहा हूं कवर, दो चैप्टर इकट्ठे कवर कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। मेटेलिक रोड, आयनिक सॉल्यूशन, इन दोनों के बीच का चार्ज डिफरेंस, वही कह रहा हूं, प्राइमरी लेयर और सेकेंडरी लेयर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। चौथी बार प्राइमरी लेयर सेकेंडरी लेयर के बीच का चार्ज डिफरेंस, उसका नाम 12वीं क्लास के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, उसको बोलते हो जीटा पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। अगर आप वर्ड सुनना चाहते हो तो उसके बाद मैं आपको स्पेस दूंगा, फिर आप देखना आपको क्या समझ नहीं आया। कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेयर्स ऑफ अपोजिट चार्जेस अराउंड द कोलोइडल पार्टिकल इज कॉल्ड द हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। प्राइमरी लेयर किसकी बनी, कॉमन आयन की, सेकेंडरी लेयर किसकी बनी, सोलवेंट की। फर्स्ट लेयर ऑफ आयंस इज फर्मली हेल्ड, मतलब फिक्स है, firmly held मतलब फिक्स है, इज कॉल्ड द फिक्स लेयर। सेकेंडरी लेयर इज मोबाइल, जो डिफ्यूज लेयर है, ड्यू टू द अब सुनो काम की बात, ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ चार्जेस ऑफ अपोजिट साइंस ऑन द फिक्स एंड डिफ्यूज पार्ट ऑफ डबल लेयर डेवलप्ड पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज डिफरेंस, और इसका नाम क्या कर दिया, इलेक्ट्रिकल काइनेटिक पोटेंशियल या फिर जीटा पोटेंशियल। और जीटा पोटेंशियल का 3 वर्ड्स का आंसर बता दूं, पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन द फिक्स एंड डिफ्यूज लेयर, कहानी खत्म। चार्ज डिफरेंस इन बिटवीन द फिक्स एंड डिफ्यूज लेयर, इतना लंबा चौड़ा पढ़ने की नीड नहीं पड़ती है। चार्ज डिफरेंस इन बिटवीन फिक्स एंड डिफ्यूज्ड लेयर, बात खत्म। इसको तुम क्या बोलोगे, जीटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। अब आपके पास स्पेस है मेरे से बात करने का, पीछे वाले पेज पे, इससे पीछे वाले पेज पे, इससे पीछे वाले पेज पे, अगर आप मेरे से कोई बात करना चाहते हो तो कर सकते हो। ना 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 ना, वो जो तुमने इलेक्ट्रोलाइट डाला था ना बच्चे, जो तुमने इलेक्ट्रोलाइट डाला था, सोलवेंट कैसे हो सकता है वो, तुम्हारे पास इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर AgNO3 का सोलवेंट तो पानी था, AgNO3 का सोलवेंट तो पानी था, बाहर से तुमने Ki पोर किया है, पानी खुद बना लेगा। OH पानी का आयोनाइजेशन थोड़ी होता है, पानी खुद लेयर बना लेगा। नहीं, ओ नेगेटिव रहेगा ना, जब हम किसी आयनिक कंपाउंड को पानी में घोलते हैं तो Na+ के अराउंड O वाला और H बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड होता है, और क्लोराइड के टूवर्ड्स H O बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड होता है। तो जो बाहर की तरफ प्रोजेक्ट होएगा, अब पानी न्यूट्रल थोड़ी है बच्चे, ठीक है ना, पानी न्यूट्रल थोड़ी है। हाँ जी, ये इलेक्ट्रिकल डबल लेयर जिसको परफेक्टली मैंने पहले बनाया था, ये कोलोइडल पार्टिकल हो गया, ये इसकी कैटायनिक लेयर होगी, इसकी एनायनिक लेयर होगी, ये फिक्स लेयर होगी, ये मोबाइल लेयर होगी। इन दोनों के बीच का जो चार्ज डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का जो चार्ज डिफरेंस है, बस उसी को तुम लोगों ने क्या नाम दे दिया, उसी को तुमने नाम दे दिया है जीटा पोटेंशियल। जट्टा पोटेंशियल नहीं है भाई, जीटा पोटेंशियल है। हाँ ना, बोलो कहीं जट्टा पोटेंशियल। क्लियर है जी, चलो अब हमें कुछ एग्जांपल्स और सीखने हैं, जैसे AS2S3। मैं इसको समराइज करता जाता हूं, सारी बातें मेरे यहां आ जाएंगी। AS2S3 के कोलोइडल पे सल्फाइड की लेयर है, बस बात खत्म। ये इसने लिखा हुआ है इसके अंदर, तो इसलिए ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है।
जो मैंने यहां लिख दिया है दैट इज फाइनल। AS2S3 नेगेटिवली चार्ज्ड कोलोइड है। अब ये वापस आ गया भाई, FeCl3 एडेड टू एक्सेस ऑफ हॉट वाटर। FeCl3 को एक्सेस ऑफ हॉट वाटर में डाला। अब पॉजिटिवली चार्ज सोल ऑफ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड इज फॉर्म्ड ड्यू टू एडजॉर्प्शन ऑफ FeCl3। तो मेरे भाई ये तो अभी पढ़ा था ना हमने कि जैसे ही मैंने FeCl3 को गर्म पानी में डालूंगा, क्लियर, तो वापस होना तो FeOH होल थ्राइस ही है और FeCl3 है, तो पॉजिटिवली चार्ज कोलोइड मेरे पास बन जाना है। तो ये बात तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अब जो बस समझने की नई बात है, नई बात वो ये वाली है, समथिंग न्यू इज हियर, ये नया है जिसको तुम खुद ही समझ जाओगे। देखो FeCl3 इज एडेड टू NaOH। अब जपनीत बताएगी अब किसको प्रेफरेंशियली एडजॉर्ब होना चाहिए, क्योंकि प्रेसिपिटेट तो इसका बन जाएगा और तुमने इसमें अब क्या डाला हुआ है, NaOH, तो है ना, तो OH इस पे प्रेफरेंशियली एडजॉर्ब होकर इसको नेगेटिवली चार्ज कोलोइड, ये तो ऑलरेडी हो चुका था इसलिए इस पे बोदर नहीं कर रहे, ये नया है, इट इज न्यू। और दोनों की समरी बनाने में इंटरेस्टेड हो तो मेरे साथ आ जाओ। ये FeCl3 है, ठीक है जी, इसमें पानी वानी डालकर इसका प्रेसिपिटेट बनाया, क्लियर, इसमें कोई नया पंगा नहीं लिया आपने, बस हिटिंग की है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज कोलोइड बनाएगा। अगर तुमने इसमें NaOH डाल दिया है तो ये नेगेटिवली चार्ज कोलोइड बनाएगा। ये नोट्स बनाने का तरीका होता है और वो मैंने खुद ही बना दी आपकी हेल्प के लिए, इतना तामझाम नहीं पढ़ना पड़े, तो मेरी लिखी इन लाइनों को ही पढ़ लेना इनफ है। ये दिख रहा है ना तुम्हें समोसा सा, ये समोसा पता है क्या, हीटिंग, पता है ना, वेरी गुड। इस समोसा एक बार खा जाते हैं, वापस लिख देंगे, लो जी नया समोसा आ गया। अब देखो जो SnO2 है ना बच्चे, मैं इस एग्जाम्पल पे आ गया हूं, छठा नंबर लिखा है इसने, SnO2, चैप्टर का नाम पी ब्लॉक, नेचर इज एम्फोटेरिक। और आपको बताऊं जो आपका पी ब्लॉक एलिमेंट के ऑक्साइड्स हाइड्रोक्साइड है, पी ब्लॉक 14th ग्रुप के, नो वन इज बेस का फंडा बताता हूं मैं बच्चों को, वापस सुनो दूसरी बार। अगर मैं पी ब्लॉक एलिमेंट अभी लिखना शुरू कर दूं, देखो केमिकल बॉन्डिंग, पी ब्लॉक, इतने बढ़िया चैप्टर है ना यार, इन्होंने बहुत क्वेश्चन देने होते हैं और हमारी PMT निकलवानी होती है इन्होंने। सुनो, SnO2 सेकंड, सॉरी 14th ग्रुप, कार्बन सिलिकन, क्लियर, कार्बन सिलिकन जर्मेनियम टिन, ये टिन है, टिन ऑक्साइड। तो वहां मैं बच्चों को बताता हूँ नो वन इज बेस, तो नीचे तक पहुंचते पहुंचते एम्फोटेरिक आता है, नीचे तक पहुंचते पहुंचते, तो टिन ऑक्साइड आपके पास कैसा है, एम्फोटेरिक। अब थोड़ी सी अक्ल लगाओ, अगर मैं इसको एसिडिक मीडियम में दे दूं तो ये केटाइनिक कोलोइड बनेगा, अगर मैं इसको बेसिक मीडियम में डाल दूं तो ये एनाइनिक। बस ये ट्रिक अगर आप फॉलो कर लोगे तो पेपर में बिल्कुल दुखी नहीं होने वाले आप, जैसा मीडियम वैसा कोलोइड। क्यों? क्योंकि SnO2 इटसेल्फ कैसा है, SnO2 इटसेल्फ कैसा है, SnO2 इटसेल्फ नेचर वाइज एम्फोटेरिक है। अब थोड़ा सा सुनो मेरी बात को, जब मैंने SnO2 को HCl में लिया तो इन भाई साहब ने SnCl4 बना दिया। इसको और आगे पोस्टमार्टम करना चाहते हो अगर, जब HCl के साथ SnCl4, तो SnCl4 का टिन उसके अराउंड क्या हो जाएगा, प्रेफरेंशियली एडजॉर्ब्ड। और अगर इसको तुम बेस में डालोगे, बेस में, क्लियर, ये तो ट्रिक है, सिंपल आंसर देना, कट से आंसर देना। तो इन भाई साहब ने पता है क्या बना लिया, इन भाई साहब ने बना लिया SnO3-2, जिसको तुम हाइड्रोजन चैप्टर में भी पढ़ते हो, सोडियम स्टेनेट। अब सोचो जब तुम्हारे पास SnO2 का कोलोइड है, इसके अराउंड अगर SnO3-2 क्या हो जाए, प्रेफरेंशियली एडजॉर्ब, तो किस टाइप का कोलोइड बनेगा, नेगेटिवली चार्ज। तो कभी डेप्थ में जाकर क्वेश्चन पूछ ले, वापिस सुनो, कभी डेप्थ में जाकर क्वेश्चन पूछ ले, SnO2 केटाइनिक है तो किसकी वजह से केटाइनिक है, देन योर आंसर शुड बी Tin+4 इज प्रेफरेंशियली एडजॉर्ब। अच्छा बोले बेस के अंदर ये नेगेटिवली चार्ज कोलोइड है, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द नेगेटिव चार्ज, योर आंसर शुड बी स्टेनेट, SnO3-2। हे महान आत्माओं, क्लियर हुई बात, पक्का? चलो जी, अच्छी बात है, क्योंकि इतना बढ़िया टॉपिक था ना बच्चे, जिसपे हमने प्रॉपर टाइम लगाया।
और इसी के अंदर से क्वेश्चन। और जितना तुमने पढ़ा है, अगर तुम फिर भी चाहते हो सर ना एक एक सिंगल शॉट में सारे आंसर डाल दे, तो मेरे साथ टिकना पड़ेगा। द सिंगल शॉट ऑफ पेप्टाइजेशन, सिंगल शॉट। लो जी, सबसे पहले मैंने बताया FeOH होल थ्राइस, FeCl3 डाल दिया। FeOH होल थ्राइस का मेरे पास कीटायन बन गया। फिर मुझे वैसे ही दिमाग में आया कि FeCl3 को अगर मैं पानी के साथ हीट कर रहा हूं तो बनना तो FeOH होल थ्राइस ही है, और कोई पंगा मैंने लिया नहीं। तो FeOH होल थ्राइस पे Fe+3 ही प्रेफरेंशियली एडजॉर्ब रहेगा। अगर उसमें पानी के साथ हीटिंग के साथ NaOH जरूर रहे, NaOH, ठीक है जी, तो पक्का गारंटीड उसने उसी FeOH होल थ्राइस पे हाइड्रोक्साइड एडजॉर्ब करना है। अगर मैं AgNO3 के अंदर Ki डाल दूं, AgNO3 बल्क था, तो मुझे पता है AgI के अराउंड मेरे पास Ag+ ही एडजॉर्ब होएगा। अगर मैं उल्टे केस में Ki को बल्क कर दूं, हाँ, AgNO3 बाहर से इंट्रोड्यूस करवा दूं, बनना तो AgI ही है, बट जो एडजॉर्ब होएगा वो होएगा I-। ठीक है जी। उसके बाद फिर मेरे पास आया SnO2। अगर ये H+ में, अगर ये OH- में, नेचर वाइज इटसेल्फ एम्फोटेरिक है, तो SnO2 पे Tin+4 है, और SnO2 पे SnO3-2 है, और आर्सेनिक का, एंटीमनी का जो कोलोइड बनता है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो ये सिंगल शॉट का काम हो गया। आपको अगर पुराना रिवीजन करना था इसके थ्रू हो गया। जिसका बल्क वो प्रेफरेंशियली एडजॉर्ब होएगा, बात खत्म। जैसा कि हमने इस एग्जांपल में सीख लिया। क्या अब हम आगे बढ़ सकते हैं? चलो जी। बस अब उसने क्या किया, जो मेटल सोल है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड, सॉरी मेरी गलती, नेगेटिवली चार्ज्ड है। हाँ जी, हाँ, इसके ना प्रिपरेशन मेथड से गए हैं एक्चुअल में बच्चे हम ना। AS2O3 पर H2S की रिएक्शन होती है एक्चुअल में। तो H2S वहां सोलवेंट का काम कर रहा होता है, तो इसका सल्फाइड बल्क होता है, सल्फाइड। दैट्स वाई यहां बनता है AS2S3, और वही सल्फाइड हम जनरल मेथड से गए। इसके प्रिपरेशन के जनरल 99% वाले मेथड से गए, इसीलिए इसको नेगेटिवली चार्ज कोलोइड बोला गया। ठीक है ना। हाँ, अगर कोई वो ऐसा चेंज कर दे जिसमें तुम्हें फीलिंग आ रही हो कि बल्क कोई और था, तो आप आंसर दे सकती हो कि हाँ हाँ, जो बल्क था वो प्रेफरेंशियली कॉमन एंड एडजॉर्ब हो गया। अब सुनो बच्चे, मेटल सोल तुमने बनाए थे ब्रेडिक आर्क से। जैसा बच्चे ने पूछा था इलेक्ट्रोड किसके लेने हैं, पीटी का, गोल्ड का, एजी का, है ना। वहां का स्टेबलाइजर याद है कौन था, है ना। बस यही 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 जो वहां का स्टेबलाइजर है वो NaOH या KOH है। बस उसका जो OH है वही क्या होएगा, एडजॉर्ब होएगा। और उसी वजह से मेटल के सोल ब्रेडिक आर्क मेथड से, मेटल के सोल ब्रेडिक आर्क मेथड से, मेटल के सोल ब्रेडिक आर्क मेथड से नेगेटिवली चार्ज बने। अब ना ऊपर जितना मैंने पढ़ाया था सबको समराइज कर दिया है, देखो ना। नेगेटिवली चार्ज्ड, ये लो जी, मेटेलिक पार्टिकल्स, स्टार्च, क्ले, सिलिसिक एसिड, ये सल्फाइड जो भी जपनीत पूछ रही थी, मेटल के सल्फाइड्स, AS2S3, CDS, Sb2S3, ठीक है ना। एसिड डाई जितने भी हैं, और इधर डालने तो मेटल के हाइड्रोक्साइड अभी किए थे हमने, पॉजिटिवली चार्ज्ड, FeOH होल थ्राइस, AlOH होल थ्राइस, CrOH होल थ्राइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, TiO2, ये सब हाइड्रोक्साइड्स है। हीमोग्लोबिन, बेसिक डाइज, मिथाइलिन ब्लू और पर्शियन ब्लू एटसेट्रा। एक बार फिर वापस इसका राउंड निकालोगे ना तो खुद ही पता चल जाएगा भाई साहब चाहते क्या है। लो जी, अब है कंडेंसेशन और एग्रीगेशन मेथड्स। इसके अंदर मेरे पास केमिकल रिएक्शंस हैं, तो मैंने 12वीं क्लास में भी इसको ऐसे ही लिखा था, बच्चे जनरली समझ ही गए। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डबल डिकम्पोजिशन, इस तरीके से। तो सबसे पहले मुझे
यहां पर कोलोइडल सॉल्यूशंस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय केमिकल रिएक्शंस। तो पहला डबल डिकम्पोजिशन है जो भी जपनीत ने पूछा था, AS2S3O3 सॉरी AS2O3, इसके साथ क्या मिला दिया, H2S, 3O है तो 3 ही सल्फर चाहिए, तो दोनों डिकम्पोज हुए, ये भी डिकम्पोज हुआ, ये भी डिकम्पोज हुआ, तो AS2S3 बन गया। बाकी क्या बना, पानी शानी है तो पानी के अंदर ये एक नेगेटिवली चार्ज कोलोइड बनाएगा ड्यू टू प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ कॉमन एंड दैट इज द सल्फाइड। अच्छा जी, अब है रिडक्शन। ठीक है जी, गोल्ड का Cl, मैं कह रहा हूं अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी हो ना तो आप मेरे लिखते कहोगे सर ये तो था ही, गोल्ड का +3 और गोल्ड का जो ई नोट है ना बच्चों प्लस में है। अगर आप सब तक मेरी बात पहुंच रही हो और समझ में आ रही हो तो बल्ले बल्ले है क्या, कि गोल्ड का ई नोट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल प्लस है, और जिनका भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल प्लस है दोज आर द वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, मतलब इटसेल्फ रिड्यूसेस। तो मेरे भाई हाँ, तो गोल्ड +3 में पड़ा था, इसको देखते ही कोई भी बोलेगा सर ये तो पक्का गोल्ड में बदलेगा, बस इसको आप इजीली ऑक्सीडाइजेबल फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड ऐसा कुछ प्रोवाइड करवा दो विद एक्वस सॉल्यूशन, तो मेरे भाई गोल्ड इटसेल्फ एक कोलोइडल सोल में बन गया। रिडक्शन का मतलब क्या, +3 चेंज टू 0, है ना, वही यहां +3 चेंज टू 0, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस। ठीक है जी, अब मेरे पास है SO2, ये है ऑक्सीडेशन। SO2 जो है ना, SO2 इटसेल्फ दोनों काम करती है, रिड्यूसिंग एजेंट भी और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, ये दोनों काम करती है, लेकिन डिपेंड कर रहा है इसके साथ आपने दिया किसको, -2 को। और रेडॉक्स चैप्टर बोलता है इफ द ऑक्सीडेशन नंबर इज ओनली मिनिमम, if the oxidation number is only minimum, तीसरी बार, if the oxidation number is only minimum that works as only reducing agent, तो H2S is only reducing agent, तो अगर ये reducing तो ये क्या बन गया, ऑक्सीडाइजिंग। लो जी, अब बैलेंस करके सल्फर बाहर आ जाएगा, सल्फर का सोल बन गया। ऐसे आपके पास एक और स्टेप हो सकता है जिसको आप बोलोगे हाइड्रोलाइसिस, वो तुम अभी ढेरों बार पढ़ चुके हो। ये रहा FeCl3 + 3 वाटर और क्या बन गया, FeOH होल थ्राइस। ठीक है जी, तो डबल डिकम्पोजिशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड देन हाइड्रोलाइसिस। और कॉमन सी बातें, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, क्लियर। और जब रिएक्शन, अब बच्चा मेरे से जनरली पूछा सर इससे क्वेश्चन कैसे आएगा, तो मैंने कहा बच्चे इक्वेशन लिखी होगी, आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेगा विच मेथड इज द रिडक्शन प्रोसेस टू प्रिपेयर कोलोइड, तो बस अब देख के पहचान लेना, गोल्ड +3 से गोल्ड 0 में जा रहा है, SO3 +4 से सल्फर में जा रहा है, H2S का सल्फर 0 से -2 से 0 में जा रहा है, तो ऐसे करके पहचानना पड़ेगा तुम्हें हल्का सा, बस इसका क्वेश्चन यही आ सकता है। लो जी, अब है मेरे पास प्यूरिफिकेशन, वही मेरी स्कीम चल रही है, पहले था डेफिनेशन, फिर है प्रिपरेशन, उसके बाद क्लासिफिकेशन सॉरी, फिर है प्रिपरेशन, अब है प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन के मेथड्स को मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, तुम्हारे लिए सुपर इजी काम हो जाएगा, जो इसने लिख रखा है उसमें जाने की नीड है ही नहीं। प्यूरिफिकेशन, तो पहला आपके पास है डायलिसिस, ठीक है जी, और स्पीड अप करना है तो इलेक्ट्रिक डायलिसिस। स्पीड अप करना है तो थोड़े नोट लगा दो। इसमें काम की बात क्या है, काम की बात कुछ नहीं है, काम की बात सिर्फ ये कि अगर तुम्हें डायलिसिस करवाना है तो इसका प्रोसेस ये है कि यहां तुम्हारे पास पानी है, ये तुम्हारे पास कोलोइडल सोल एक पार्चमेंट पेपर में एनिमल मेम्ब्रेन में डाल के रखा हुआ है, और इसके अंदर कुछ इंप्योरिटीज हैं, ये रेड कलर इंप्योरिटीज को इंडिकेट कर रहा है। तो अगर यहां से पानी की सप्लाई रहेगी लगातार और यहां से पानी लगातार बाहर निकलता रहेगा, तो जो इंप्योरिटीज हैं, और याद करो थॉमस ग्राहम को, कभी कभी उसको भी याद कर लो बेचारे को, थॉमस ग्राहम कह रहा है क्रिस्टलोइड ट्रू सॉल्यूशंस आर इजीली परमिएबल थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो इलेक्ट्रोलाइट फिल्टर हो जाएंगे, इजीली फिल्टर हो जाएंगे, बस कोलोइड अकेला रहेगा। और इसमें यही लिखा हुआ है कोलोइडल सॉल्यूशन व्हेन प्रिपेयर्ड जनरली कंटेन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और उसको हटाना बड़ा जरूरी है।
while the presence of traces of electrolyte is essential for the stability। आपने भी देखा ही था, इलेक्ट्रोलाइट तो स्टेबल कर रहा था प्रेफरेंशियली एडजॉर्ब होके, लेकिन एक्सेसिव लार्जर क्वांटिटी कोएगुलेटेड, तो उसको हटाना मस्ट है, उसको हटाना मस्ट है। तो मैं फिर कह रहा हूं, प्यूरिफिकेशन वाले को ज्यादा बोदर मत करना। मैं इतने सालों से बच्चों के साथ हूं, तो मुझे पता है प्यूरिफिकेशन में बस out of the four which is the method to purify the colloid, your answer should be dialysis। if you want to speed up it then go for electric dialysis, बस कहानी खत्म। उसके बाद है आपके पास अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है जी, इसमें क्या करना है, आप याद करो फिल्टर पेपर के पोर्स का साइज बड़ा है। ठीक है जी, फिल्टर पेपर के पोर्स का साइज बड़ा है, इससे इजीली कोलोइड छन जाएगा। तो अब क्या करें, इसमें 4% नाइट्रोसेलुलोज, 4% नाइट्रोसेलुलोज। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैं लिख रहा हूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4% नाइट्रोसेलुलोज इन एल्कोहल ईथर, पेपर का क्वेश्चन है ये, इन एल्कोहल ईथर जो मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे वो इंपॉर्टेंट है। 4% नाइट्रोसेलुलोज इन एल्कोहल ईथर, इसका नाम अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था, अगर आपको याद आए तो अच्छी बात। क्लियर, हाँ हाँ बिल्कुल, कोलोडियन लिखा था ना अभी थोड़ी देर पहले, मैंने कहा था अभी काम का नहीं है, बाद में आ जाना है। पीछे चला गया काफी, अगर याद आ गया तो ठीक है, मैं पीछे चलता हूं। ये दो, अ कोलोइडल सोल ऑफ सेलुलोज नाइट्रेट इज ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग इट इन एन ऑर्गेनिक सोलवेंट सच एज इथाइल अल्कोहल, नाम दे दिया उसका कोलोडियन। क्लियर, अब मैं वापस इसी पेज पे आ रहा हूं। क्लियर, तो मैंने क्या कहा, मेरे काम की बात सिर्फ यही थी, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में 4% नाइट्रोसेलुलोज इन एल्कोहल ईथर इज नोन एज द कोलोडियन। पेपर में यही पूछा गया मेरे से, आउट ऑफ द फोर विच इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कोलोडियन, 4% नाइट्रोसेलुलोज। चलो अब काम और आगे बढ़ा लें। तुमने कोलोडियन क्यों लिया, सेलुलोज था बच्चे, तो पता क्या हुआ, ये जो तुम्हारा फिल्टर पेपर था ना, इनके पोर्स पे वो डिपॉजिट हो गया। ये डिपॉजिट हो गया, ये डिपॉजिटेड कोलोडियन है, इसके पोर्स का साइज छोटा हो गया। अब इसको फॉर्मेल्डिहाइड का नाम सुना हुआ है, क्लियर, और पक्का आप स्मार्ट बच्चे हो सारे के सारे, गलती से कभी बायोलॉजी लैब में गए हो तो वहां तुम्हें कुछ स्पेशल सी स्मेल सुनी है, देखिए तुमने स्पेशल सी स्मेल, वो एक्चुअल में ना बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस प्रिजर्व रखे होते हैं फॉर्मेलिन के अंदर। जब भी कभी बायोलॉजी लैब में जाओ ना, तो वहां कुछ बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस प्रिजर्व रख रखे होते हैं, वो प्रिजर्व रख रखे होते हैं किसके अंदर, इन द फॉर्मेलिन। तो एक स्पेशल सी स्मेल है, वो पता है क्या काम करती है, हार्डनिंग का काम करती है। जो फॉर्मेलिन है बच्चे, वो क्या करती है, हार्डनिंग का काम करती है। तो यहां जो आपके पास आफ्टर हार्डनिंग, ठीक है, ये बन गया आपके पास अल्ट्रा फिल्टर पेपर, ये बन गया, बस कहानी खत्म है। तो अल्ट्रा फिल्टर पेपर अब क्रिस्टलोइड को तो जाने देगा, कोलोइड को नहीं जाने देगा। बोलो जी, अल्ट्रा फिल्टर पेपर कोलोइडल पार्टिकल को नहीं जाने देगा, बट क्रिस्टलोइड मतलब इलेक्ट्रोलाइट को पार होने देगा। ठीक है जी, अब लास्ट एंड फाइनल टारगेट आपके पास है थर्ड नंबर पे जाकर, दैट इज नोन एज द सेंट्रीफिकेशन। और कभी आपने अपनी बॉडी से ब्लड सैंपल दिया हो किसी पैथोलॉजी लैब वाले को, कभी ना कभी तो बीमार हुए होगे, क्लियर ना। कौन सा, कोरोना वाला, ओके। तो जब भी कभी आपने ब्लड सैंपल दिया ना, तो उस ब्लड सैंपल को वो जाके ना पैथोलॉजी लैब में सेंट्रीफ्यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूज। तो सेंट्रीफ्यूज में दो पार्ट हो जाते हैं सेंट्रीफिकेशन में। अभी तो फिलहाल इसके अंदर क्या लिखा, मैं फिर कह रहा हूं चैप्टर इतना आसान है ना कि इसके अंदर घुस के नहीं देखना, प्यूरिफिकेशन मेथड के सामने बोर्ड पे लिखा आ गया बस। मैं गारंटी ले रहा हूं इससे ऊपर कुछ नहीं पूछेगा आपसे, गारंटी ले रहा हूं, गारंटी। इन तीनों से, व्हाट इज आउट ऑफ द फोर विच वन इज द मेथड टू प्यूरिफाई द कोलोइड, डायलिसिस, इलेक्ट्रिक डायलिसिस, स्पीड अप, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन उसको भी इलेक्ट्रिक कर दो, स्पीड अप, सेंट्रीफिकेशन उसको भी इलेक्ट्रिक कर दो, स्पीड अप। तो सेंट्रीफिकेशन में करते ही क्या है, मान लो यहां कोलोइड आपके पास, हाँ हाँ बहुत हाई स्पीड पे घुमाएंगे उसको, ये आपके पास इम्प्योर कोलोइड है, फोटो बना देता हूं।
और जब इसका रिवीजन करो ना बच्चे, थोड़ा सा हिम्मत करके ना, थोड़ा सा अपनी ना सेल्फ स्टडी बढ़ाओ हल्की सी, उससे तुम्हें खुद पता चलेगा। जब तुम पढ़ने बैठते हो, एक्चुअल तुम्हें आदत ही नहीं डाली 2 साल से कि तुम्हें सेल्फ स्टडी टिक कर बैठने वाली, तो इम्प्योर कोलोइड को तुमने ना सेंट्रीफ्यूज कराना स्टार्ट किया। सेंट्रीफ्यूज किया तो इसके 2 पार्ट हो गए, हल्का वाला, ये लाइट पोर्शन है, और ये हैवी पोर्शन है, ठीक है ना। इसको मैंने ग्रीन से लिख दिया, लाइट पोर्शन को। लाइट पोर्शन को फेंक दो, जबकि हैवी वाला पोर्शन तुम्हारा कोलोइड बनाएगा। अब लाइट पोर्शन के अंदर इंप्योरिटीज हैं, और इसको किसी सोलवेंट में इसको फेंकने के बाद क्लियर ना, ये जो हैवी पोर्शन है ये सोलवेंट में डालकर इससे क्या बना लो, कोलोइड बना लो वापस। इतनी सी स्टोरी है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब मैं नीट का पेपर देने जा रहा हूं, मान लो मैं कोई इंजीनियरिंग का पेपर देने जा रहा हूं, तो मेरे लिए इसमें काम की बात क्या थी? 4% नाइट्रोसेलुलोज इन अल्कोहल ईथर इज अ कोलोडियोन। हाँ, फॉर्मेल्डिहाइड इज यूज्ड टू हार्डनिंग ऑफ द पोर्स व्हिच आर मेड बाय द कोलोडियोन। डायलिसिस कोलोइड को हटाने का तरीका नहीं है, क्रिस्टलोइड मतलब इलेक्ट्रोलाइट को हटाने का तरीका है। कुछ पूछने में इंटरेस्टेड हो तो पूछो भाई। ये देखो, डायलिसिस पे सब कुछ लिख रखा है, इलेक्ट्रोडायलिसिस पे लिखा हुआ है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पे लिखा हुआ है। कौन सी वाली? ये वाली। क्लियर है? अगर कोई इसमें से पढ़ने में इंटरेस्टेड होगा, मैंने सारी बातें बोल दी बच्चे, आपको कॉन्फिडेंस दिलवाने के लिए मैं लाइन टू लाइन पढ़ सकता हूं, क्योंकि मैंने सब कुछ बोल दिया इसके अंदर। इलेक्ट्रोडायलिसिस स्पीड अप का मेथड और कुछ नहीं है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, चलो आपका ना मेंटल बूस्टअप करते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को पढ़ते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द कोलोइडल पार्टिकल्स फ्रॉम द सॉल्वेंट एंड सोल्यूबल सोल्यूट्स प्रेजेंट इन द कोलोइडल सॉल्यूशन बाय सेपरेट स्पेशली प्रिपेयर्ड फिल्टर। यहां तक कोई काम की बात नहीं आई, मतलब नीट के अकॉर्डिंगली सोचो, नीट के अकॉर्डिंगली चलो। विच आर परमिएबल टू ऑल एक्सेप्ट द कोलोइडल, तो हमें पता ही था हम ये काम करेंगे। नाउ कोलोइडल पार्टिकल्स कैन पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, बताया मैंने पीछे फोटो में, बिकॉज द पोर्स आर टू लार्ज। हाउएवर द पोर्स ऑफ फिल्टर पेपर कैन बी रिड्यूस्ड बाय द, अब कैसे रिड्यूस होंगे? नाउ कोलोडियन, clear solution to stop the flow of colloidal particle. Usually collodion is 4% solution of nitrocellulose in mixture of alcohol ether. An ultrafilter paper may be prepared by soaking the filter paper in collodion solution, hardening by formaldehyde, and then finally drying it. Thus, by using UFP, the collodion particles are separated from the rest of materials. आपको लग रहा है कुछ नहीं बताया पीछे मैंने? क्लियर होगी ना? तो वही कह रहा हूं बच्चे, इसलिए ना थोड़ा सा मैं बार बार आपको, जब से चैप्टर शुरू हुआ है, इस चैप्टर को मैं इतना छोटा कर देता हूं ना बोर्ड पे लिख लिख के, कि बच्चे को फाइनली वही अच्छा लगेगा। ये हो गया सारे के सारे प्यूरिफिकेशन मेथड्स। और मैं लाइन टू लाइन, क्योंकि मैंने तो पढ़ा हुआ है ना हर एक लाइन को, तो मैंने उसकी समरी बना दी ढंग से कि उसमें काम की बात क्या थी, निकाल के बच्चों के सामने रख दो, जिससे बच्चों को बाद में दिक्कत ना हो। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज स्लो प्रोसेस टू स्पीड अप, मैंने कहा था ना, क्या कर दो, सक्शन अप्लाई कर दो, या फिर क्या कर दो, इस पे इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे दो। कोलोडियन पार्टिकल्स लेफ्ट ऑन द अल्ट्रा फिल्टर पेपर एंड देन स्टिर्ड विद फ्रेश डिस्पर्शन मीडियम सोलवेंट टू गेट अ प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन। अब ये अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन भी ये लिखा हुआ है। तो अब मैं आपको इनवाइट करता हूं कि मेरे पढ़ने से अच्छा आप इसको एक बार रीड करो, जब आपको लगे कि हाँ हाँ ये तो सर ने बता रखा है, तो हम आगे बढ़ेंगे फिर। है ना? अब इसकी फोटो देखो, तुम्हें सब समझ में आएगा कि इस फोटो में समझा दिया सब कुछ। इम्प्योर कोलोइड सेंट्रीफ्यूज किया, वो मिल्क से क्रीम निकालते हैं ना गली मोहल्लों में, तुमने देखा होगा, वही काम तो कर रहा है। और मैंने थोड़ा सा इसको जेंटल सा कर दिया कि पैथोलॉजी लैब में ब्लड का सैंपल, वो भी यही काम कर रहे हैं। आगे बढ़े भाई। लो जी, अब शुरू हो गई है प्रॉपर्टीज ऑफ द कोलोइड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ द कोलोइड याद आया? पहले क्या था? डेफिनेशन, फिर क्या क्लासिफिकेशन, फिर क्या प्रिपरेशन, फिर क्या प्यूरिफिकेशन।
अब हम प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ चले हैं भाई, अगर तुम ध्यान से सुन रहे हो, और टाइम अपडेट मैं आपको दे दूं, 21 मिनट्स मेरे पास बचे हुए हैं। ठीक है जी, चलो। फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ भी पढ़ने लायक नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में कि ये हेट्रोजेनस है। ठीक है, इसके पार्टिकल का साइज 1 से 1000 नैनोमीटर है, तो वापस पढ़ने का कोई फायदा है ही नहीं, क्यों टाइम खराब करें, पीछे वाला पढ़ के आओ बस। क्लियर? और हेट्रोजेनस लिखा है ना, क्वाइट स्टेबल, हाँ, पार्टिकल्स ऑफ द कोलिड कैन बी फिल्टर्ड, वो सारी बातें वापस लिख दी। इसको नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं, इसको हम लोग अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, सारी बातें वापस लिख दी इसके अंदर। तो मैं फिर आपको रिकमेंड करूंगा कि पीछे वाला ढंग से पढ़ाओ, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज को वापस पढ़ने की नीड नहीं है। ओके, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बस मुझे सुनना पड़ेगा, फिर अगर कहोगे तो फिर हम क्या करेंगे, इसका रिवीजन कर लेंगे, वर्ड टू वर्ड पढ़ डालेंगे। नाउ द टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट, एक्चुअल में टिंडल इफेक्ट है क्या? टिंडल इफेक्ट ना स्कैटरिंग 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 ऑफ लाइट है, लाइट को बिखेरना है तुमने, और वो कौन बिखेर पाएगा? ओनली एंड ओनली कोलॉइड। ठीक है जी, और अब हमें समझना क्या है, अगर फोटो से जाना चाहते हो तो ये आपके पास एक फोटो पड़ा हुआ है, ये लाइट का एक सोर्स है, उसको तुमने इस कन्वेक्स लेंस की हेल्प से एक किसी पार्टिकल पे कॉन्सेंट्रेट किया। ठीक है जी, और अगर ये कनकेव होता तो बिखेर देता, इसको कॉन्सेंट्रेट, तो एक ऐसे ढेरों है इसके अंदर, लेकिन जो शेप बना ना, ये शेप बना, ये शेप, इस शेप को उसने नाम पता क्या दे दिया? टिंडल कोन। इस शेप को नाम पता क्या दे दिया इसने? टिंडल कोन, क्योंकि कोन जैसा शेप बन रखा है, और ये इसकी स्कैटर्ड लाइट है। तो मैं फिर आपको बता दूं कि जो फिनोमिनन मैं आपसे करवा रहा हूं वो एग्जैक्टली क्या है? दैट इज एग्जैक्टली स्कैटरिंग ऑफ द लाइट बाय द फेज, कोलोइडल फेज। कोलोइडल फेज, काम की बातें निकाल लेते हैं। क्लियर? कोलोइडल का करेक्टर है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द फेज है। तीसरी बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, तीसरी बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। यहां आपके पास डिफरेंस इन बिटवीन, यहां आपके पास डिफरेंस इन बिटवीन रिफ्रैक्टिव, क्योंकि ऑप्टिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो ना बच्चे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नाम तो आएगा ही आएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लार्ज होना चाहिए, नहीं तो टिंडल इफेक्ट नहीं आएगा। सर वो तो है ही, फेज का साइज 1 से 1000 है और मीडियम का साइज 1 नैनोमीटर से कम है, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस लार्ज हो तभी आप इस प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व कर सकते हो, जिसको बोलते हो टिंडल इफेक्ट। और अगर बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में काम चलाना है, भाई टिंडल इफेक्ट बताओ क्या है, तो जिसको मैंने हाईलाइट किया वो बोल के निकल लो, काम हो गया तुम्हारा। उसके बाद देखो कह रहा है अगर होमोजीनस पे डालें तो क्या होएगा। मैं कह रहा हूं इसको लिखना था बेचारे को, इसलिए इसने पेज भर रखे हैं, लेकिन काम की बात जो मैंने भी लिख दी है। क्लियर? अब देखो इसके अंदर जो काम की बात है, यहां से शुरू करते हैं। इफेक्ट वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय फेराडेज, लेटर स्टडीड इन डिटेल बाय टिंडल, नाम आ गया टिंडल इफेक्ट। क्लियर? द ब्राइट कोन ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल, द टिंडल इफेक्ट इज ड्यू टू अब काम की बात, दैट कोलोइडल पार्टिकल स्कैटरिंग, मैंने क्या गलत लिखा वो भी तो लिख दिया, इन ऑल डायरेक्शन इन द स्पेस, मतलब इसको ऐसे निचोड़ करना, इसका एक्सट्रैक्ट निकाल के रख दिया, वही पेपर में आएगा। दिस स्कैटरिंग ऑफ लाइट इल्यूमिनेट्स द पाथ ऑफ बीम इन द कोलोइडल डिस्पर्शन, टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग, अब देखो एग्जांपल आएंगे, प्रोजेक्शन ऑफ द फिल्म और पिक्चर इन द सिनेमा हॉल ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल्स। अब तो डस्ट और स्मोक होता नहीं, पुरानी बात कर रहा है, जब वो थिएटर के अंदर ना कोई भी बैठ के सिगरेट पीता रहता था ना, वो बात कर रहा है ये। तो आजकल तो अंदर जाओ तो सब चीजें बाहर ही रखवा लेते हैं, तब की बात कर रहा है कि अगर कोई भी डस्ट पार्टिकल है, क्लियर ना, या स्मोक है, तो वो भी कई बार दिखने लगते थे, स्मोक ना स्क्रीन पे दिख रहा है, तो वो तब की बात है। क्लियर? अब उसने मुझे कहा टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड ओनली व्हेन द फॉलोइंग कंडीशन, मैंने बोल दी ऑलरेडी, डायमीटर ऑफ डिस्पर्स्ड पार्टिकल इज नॉट मच स्मॉलर, मतलब जो लाइट यूज की है ना उसका वेवलेंथ, मैं पीछे आगे लिख देता हूं, चौथा नंबर, जो लैम्डा लाइट है, जिस लाइट में तुम उसको देख रहे हो, अप्रोक्सीमेट इक्वल होना चाहिए साइज ऑफ द फेज के, तभी स्कैटरिंग कर पाओगे, नहीं तो स्कैटरिंग हो नहीं पाएगी, क्लियर ना? तो ये दो कंडीशन, डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स्ड पार्टिकल इज नॉट मच स्मॉलर, मतलब बराबर होना चाहिए, सीधा लिख देना अप्रोक्सीमेट बराबर हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फेज एंड मीडियम डिफर ग्रेटली, वो ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं।
क्या आप क्लास में हैं? क्लियर होगी बात ये वाली। टिंडल इफेक्ट एक ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी कोलॉइड का करेक्टर है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द फेज को टिंडल बोलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस लार्ज होना चाहिए इन बिटवीन द फेज एंड मीडियम। लाइट जो इस पे हम भेज रहे हैं, जो ये लेंस के थ्रू भेज रहे हैं, उसका और साइज ऑफ फेज का साइज लैम्डा और साइज ऑफ फेज अप्रोक्सीमेट बराबर होनी चाहिए। ठीक है जी। अब इसने क्या कहा, दीज कंडीशंस आर सेटिस्फाई फोबिक। और आपको शायद मेरी बात याद हो, हम इस पूरे चैप्टर में फोबिक ही पढ़ते हैं, फिलिक हम पढ़ते ही नहीं है। ठीक है। हाँ, फोबिक एक्चुअल है। ट्रू एंड फॉल्स में ट्रू कोलोइड अगर है तो फोबिक है। क्लियर। और इसी इफेक्ट को यूज करके, ये साइंटिस्ट का नाम है ZSIGMODNY, जेड साइलेंट रहेगा, एस साइलेंट रहेगा, जिगमोंडी बोलते हैं। तो इसने अल्ट्रा माइक्रोस्कोप बनाया था इस थीम को यूज करके। क्लियर। सेटअप एन apparatus नोन एज अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। तो मैं चाहता हूं, अगर यहां हाईलाइट लिखा हुआ है हम लोगों ने, तो इसको इसी जगह लिख देते हैं 5वें नंबर पे। क्लियर ना। ZSIGMONDY, इसने टिंडल का यूज करके। क्लियर है। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। तो बाद में आपको खुद ही टेंशन नहीं होगी। क्लियर कि सर ने क्या बताया था, वो इसी के अंदर मैंने कवर कर दिया। ये वाला इतना पढ़ लो कि उसके अंदर के एक्सट्रैक्ट निकालकर साइड में रख लो, बस बात खत्म है। और एक बात और ध्यान से सुनो कि कभी भी टिंडल इफेक्ट से आप फेज का रियल साइज पता नहीं कर सकते। आपको देखो ना, ऊपर स्टार्स दिखते हैं, तो स्टार्स क्या रियल इसी साइज की मुट्ठी में आने वाले, ऐसे है ना। तो वो एक्चुअल में रियल साइज पता कर ही नहीं पाते आप। क्यों? क्योंकि वो लाइट ऑफ वो स्कैटर्ड लाइट है। इसीलिए मैं यहां लिख रहा हूं 6ठे नंबर पे आकर। क्लियर। रियल साइज। क्लियर। क्रॉस किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ टिंडल इफेक्ट। क्यों? क्योंकि वो अपने साइज से बड़े नजर आएंगे ऑलवेज। appears large as compared to real size. appears large, रीजन अभी बताया था, scattering. real size of the phase can't be predicted with the help of Tyndall effect. They always appears large due to the scattering of light. लिखा ना, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप डजंट रेंडर द एक्चुअल कोलोइडल पार्टिकल विजिबल बट ओनली ऑब्जर्व द लाइट स्कैटरिंग बाय देम। दस यू अल्ट्रा माइक्रोस्कोप डजंट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द साइज एंड शेप ऑफ कोलोइडल पार्टिकल। वो मैंने यहां एक्सट्रैक्ट लिख दिया इसका। इसलिए जो बोर्ड पे मैं लिख रहा हूं दैट इज मोर देन सफिशिएंट। देखो अब इसके ना एग्जांपल आगे, ब्लू कलर ऑफ स्काई, ब्लू कलर ऑफ सी वाटर, तो दोनों को इकट्ठा कर दो, ब्लू कलर ऑफ स्काई एंड सी वाटर। टिंडल इज इल्यूमिनेटेड पाथ ऑफ लाइट, बहुत बार पढ़ लिया। टेल ऑफ कॉमेट्स, टिंडल कौन है? स्मोक फ्रॉम अ फायर सिगरेट समटाइम्स एक्वायर ब्लू, तो 3 ब्लू इकट्ठे कर दो। ब्लू कलर ऑफ स्काई, ब्लू कलर ऑफ सी वाटर। क्लियर। ब्लू टिंग ऑफ द सिगरेट स्मोक। क्लियर। इधर से प्रोजेक्शन ऑफ अ पिक्चर इन सिनेमा वाला भी बताया था, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब अगली प्रॉपर्टी शुरू हो रही है जिसको बोलते हैं कलर। अगली प्रॉपर्टी शुरू हो रही है जिसको बोलते हैं कलर। और एक बच्चे ने मेरे से बात की थी और मैंने उसको समझाया था कि कलर साइज पे डिपेंड करेगा, VIBGYOR। क्लियर है। एस ब्लॉक में भी लिखूंगा, डी में भी लिखूंगा, कोऑर्डिनेशन में भी लिखूंगा, ऑर्गेनिक में भी कहीं कहीं लिखूंगा, और यहां तो लिख ही रहा हूं। क्लियर। तो आपको होएगा क्या, अगर ये कलर एब्जॉर्ब होएगा तो ये कलर इमिट होएगा। और इसके लिए हमने एक व्हील बना दिया, VIBBGYGYOR। ठीक है जी। और जैसा कि आपने मेरे को कहा था वही बता देता हूं कि अगर मेरे पास गोल्ड सोल, क्लियर, फाइन पार्टिकल्स हो, छोटे छोटे पार्टिकल्स हो, छोटे छोटे पार्टिकल्स हो, तो वो एब्जॉर्ब किस तरफ से करेगा? जिसकी वेवलेंथ कम है, इसका लैम्डा लेस है। क्लियर। तो इसका जो एब्जॉर्प्शन होएगा लैम्डा लेस का होएगा, मतलब वॉयलेट रीजन से होएगा।
ठीक है, लेकिन जो अपीयरेंस होएगी, अगर आप मेरे को सुन पा रहे हो क्लियर, तो इसका जो इमिटेड कलर होएगा, जो इसका इमिटेड कलर होएगा वो वॉयलेट का उल्टा चलेगा। क्लियर, जो इमिटेड होएगा वो लैम्डा लार्ज होएगा, हाई होएगा, इसीलिए फाइन पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड आर रेड इन कलर। दिखा दूं कहां लिखा हुआ है, फाइनेस्ट गोल्ड सोल इज रेड इन कलर। कोई पूछेगा सर रीजन बताओ, तो भाई जिस कलर को एब्जॉर्ब करता है अगर उसकी वेवलेंथ कम है तो जो इमिट होएगा उसकी वेवलेंथ हमेशा ज्यादा होएगी, और कलर हमेशा इन सब का मिक्सचर से आएगा। मान लो इसमें से ऑरेंज एब्जॉर्ब हो गया तो बाकी सारे कलर का मिक्सचर जो बनेगा वो दिखने लगेगा। मान लो ग्रीन एब्जॉर्ब हो गया तो ग्रीन एब्जॉर्ब होकर VIB YUR इनके मिक्स होने से जो नया कलर बनेगा वो तुम्हें दिखने लगेगा। और ये लास्ट में लिखा हुआ है इट अपीयर्स पर्पल देन ब्लू। जैसे जैसे साइज बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे गोल्ड पार्टिकल्स का साइज बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे गोल्ड पार्टिकल का साइज बढ़ता जा रहा है, इसका जो कलर है पर्पल देन ब्लू देन किसकी तरफ निकल गया, येलो की तरफ। गोल्डन इटसेल्फ कोई कलर थोड़ी, गोल्डन मतलब येलो, गोल्ड के कलर को गोल्डन बोल दिया इन्होंने। गोल्डन कोई इटसेल्फ कलर थोड़ी है बच्चे, गोल्ड के नाम से गोल्डन, क्या मतलब येलो कलर। और अगर तुम समझ रहे हो तो पहले छोटे साइज में रेड था, पीछे जाते जाते वो गोल्डन पे टिक गया जाकर। जैसे जैसे गोल्ड का साइज बड़ा होता जा रहा है और 1000 नैनोमीटर तक टिकना है, इससे ऊपर नहीं बात करनी है। हाँ भाई बोलो जी, अगर आगे बढ़ना है तो। क्लियर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, स्मार्ट बच्चे, हमारी कुछ चीज तो काम की आई जो हमें सपोर्ट करेगी। क्लियर, होता क्या है, जो तुम्हारे पास कोलोइड है वो एग्रीगेट्स हैं। एग्रीगेट्स मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, हाँ बिल्कुल डिक्रीज कर गया, और जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो भी क्या हो जाएंगी, डिक्रीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज तो पता है, क्लियर ना। तो यहां इसको लिख रहा है वो, क्लियर। अब मैं इसको पढ़ूंगा नहीं भाई, बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि मैंने लिख दिया कि कोलोइडल पार्टिकल्स एग्रीगेट्स हैं। अगर फिर भी समझना है तो लो एक और बढ़िया तरीका है, ट्रू सॉल्यूशन से अगर कोलोइड बना तो तुमने छोटे छोटे इकट्ठे करके बड़े बड़े कई सारे बना दिए, 50 मान लो थे, तो ये 5 बन गए एग्रीगेट बना के। क्लियर, एग्रीगेट ऑफ क्या बन गया, 10, 10 के 5 बन गए। तो भाई पार्टिकल्स का नंबर कम हो गया ना, और जहां पार्टिकल्स का नंबर कम होएगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डाउन। नहीं बच्चे ऐसा है ना, अगर हम सस्पेंडेड को लेके चल रहे हैं तो जपनीत इसमें तुम्हें 30 सेकंड का स्पेस दिया, फिर इसके बाद बोलूंगा मैं। क्या सस्पेंडेड की प्रॉपर्टीज कोलिगेटिव है, क्या सस्पेंडेड की प्रॉपर्टीज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किनकी होती हैं, ट्रू सॉल्यूशंस की, है ना, ये कह रहा हूं। वैसे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करना भी गलत है यहां पर, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर द रियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रू सॉल्यूशंस। तुम बोलो कि तुम्हारे पास ना AGI का येलो PPT आ रखा है, इसकी तुम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बताओ, मैंने कहा इसकी काहे की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, तो प्रेसिपिटेट बन गया, है ना। लो जी, रैंडम मोशन तुम्हारा प्रोटोप्लाज्म बायोलॉजी का, और स्टडी करने वाले भाई साहब भी वही बोटनिस्ट हैं एक, रॉबर्ट ब्राउन। क्लियर, अब इन्होंने तो काम किया नहीं, लेकिन इसको समझाने के लिए काम कर दिया किसने, वो थे आपके पास आइंस्टाइन। इन्होंने क्या बताया, फेज और मीडियम के बीच कॉन्टिन्यूअसली क्या होती रहती है, कोलिजन्स, बम्बार्डमेंट। बस इसीलिए पार्टिकल खटखट 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 इधर उधर रैंडमली मूव करता है, बस उसी को तुम लोगों ने नाम क्या दे दिया है, ब्राउनियन मूवमेंट और ब्राउनियन मोशन। अगर तुम्हें
डायग्राम, मैं कई बार ना बोर्ड पे ऑफलाइन में ऐसे डायग्राम बना, बच्चे उसको देख देख कैसे ऐसे ऐसे, मैंने कहा कर क्या रहा है, कहता जैसा डायग्राम आपने बनाया वैसे बना रहा हूं। मैंने कहा कुछ भी खींचते उल्टा सीधा यार, कोई ये थोड़ी पता है एक पार्टिकल इसी डायरेक्शन में जाना है, रैंडम मूवमेंट है, बस जिगजैग मूवमेंट है, ये लो जी जिगजैग मूवमेंट। ठीक है जी। अब इस पूरे के कंक्लूजन में जो बात आ रही है वो आपके पास कंक्लूसिव द मोशन, इसमें मुझे वो काम की बात उठानी थी। मोशन वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व, ये हो गया, वैसे लिख दिया मैंने, डिपेंड्स ऑन द साइज स्मॉलर, ये और वो जो भी है। ब्राउनियन मूवमेंट हैज, ये रहा, Brownian movement has been explained to be due to the unbalanced bombardment of particles by the molecules of medium। बस काम की बात क्लियर। अब सोचो ना, ब्राउनियन मूवमेंट से एक बड़ा फायदा हुआ है, जबरदस्त फायदा हुआ है। आप ना कोलोइड की स्टेबिलिटी समझा सकते हो, क्योंकि जब तक ब्राउनियन मूवमेंट चलती रहेगी, जब तक ब्राउनियन मूवमेंट चलती रहेगी तब तक वो प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। एक दूसरे से टक्करें मार के ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे हिलते रहेंगे रैंडमली, और ऐसे रैंडमली अगर हिलते रहेंगे तो भाई सेटल डाउन नहीं होएगा, और सेटल डाउन नहीं होएगा तो स्टेबिलिटी ऑफ सोल समझा सकते हो आप। सोल, कोलोइडल सोल, सॉल्यूशन नहीं, कोलोइडल ऑफ सोल। चलो जी, अब है चार्ज। लो जी, इसके बारे में ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसके पीछे सबसे बेस्ट थ्योरी है डबल लेयर थ्योरी। मैंने कहा था ना चैप्टर एंड में जाकर बड़ा फिसलता चला जाएगा। डबल लेयर थ्योरी, थॉट्स तो बहुत दी गई हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रॉन कैप्चर, क्लियर ना, बहुत थॉट्स दी गई हैं। डिसोसिएशन ऑफ मोलिकुलर इलेक्ट्रोलाइट एडजॉर्ब्ड ऑन सरफेस, इट इज द बेस्ट थ्योरी। और इसके बारे में आप कहां पढ़ चुके हो? अगर आपको पता हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको बता दूं, जिसपे मैंने 20 मिनट लगाए थे पेप्टाइजेशन में। ठीक है जी, प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयन, बात खत्म। और हाँ, कई बार ना तुम जब अपना फिजिक्स पढ़ते हो ना, फिजिक्स के अंदर तुम द न्यूक्लियस चैप्टर पढ़ते हो मॉडर्न फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर वहां एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर आता है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर। वहां एक्चुअल में पता है क्या होता है, जैसे ये न्यूक्लियस है, इसके सराउंडेड में के शेल है, हो सकता है कभी पढ़ा हो तुमने, तो के शेल के इलेक्ट्रॉन्स को ना न्यूक्लियस कैप्चर कर लेता है, क्योंकि बहुत नजदीक है, एनर्जी भी कम है, तो उसको फिजिक्स में हमारे पास भी कभी हुआ करता था। क्लियर, न्यूक्लियर केमिस्ट्री करके अब है नहीं सिलेबस में, फिजिक्स वाले सिखाते हैं के कैप्चर, के कैप्चर। तो के कैप्चर मतलब इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द के शेल आर कैप्चर्ड। तो वही बोला, अगर कोई भी सोल, अगर कोई भी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर ले तो उससे भी वो चार्ज हो सकता है। बट मैं फिर कह रहा हूं ना, थ्योरीज तो यार एटम को लेकर ढेरों आई, थॉमसन ने भी कहा था, रदरफोर्ड ने भी अपना मॉडल दिया, बोहर ने भी दिया, है ना, सबने दिया। काम की बात कहां थी, ये रही काम की बात, ये बस बात खत्म। What is the reason behind the charge of colloids? Your answer should be preferential adsorption of common ion. पता चला भी कुछ? चलो, अब है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। भाई जितने भी कोलोइड है, कोई नेगेटिव है कोई पॉजिटिव है, तो मैं एक डायग्राम बनाने जा रहा हूं, तुम इसको देखकर आराम से समझ जाओगे क्या कर रहे हैं। सोए तो नहीं? वेरी गुड। सोना भी नहीं चाहिए, जितना सोना था सो लिए, अब जगे रहो। अच्छा, लास्ट अब दोनों बायो की होगी ना। लो जी, अब इसमें चेक करना बच्चे, तुम ना धीरे धीरे समझ जाओगे। हाँ बस ऐसे जाएगा नहीं, हाँ मजा आएगा इसको ना। सुनो, अब पता है क्या है, मान लो इसका ना AS2S3 भरा हुआ है, ठीक है, और अभी मैंने बच्चों को बताया था नेगेटिवली चार्ज है, जब नहीं था नेगेटिवली चार्ज है। अब इसमें अगर तुम करंट फ्लो कर दो, तुम सारे समझदार बच्चे हो, अब जो सोलवेंट है उसकी मूवमेंट तो नहीं होगी ना, मूवमेंट किसकी होगी, पार्टिकल्स की। तो नेगेटिवली चार्ज धीरे धीरे, अब मैं देखो डायरेक्शन दिखाता हूं, जैसे जैसे चार्ज फ्लो होएगा वैसे वैसे ये हाल हो जाएगा इसका। ये देखो, ये नीचे की तरफ ना, ये दिखाना था मेरे को, ये वाला,
समझ गए ना? जैसे जैसे चार्ज फ्लो करोगे तो येलो कलर मान लो है उसका, जो भी है वो धीरे 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 पॉजिटिव की तरफ जाएगा और नेगेटिव की तरफ से घटना शुरू हो जाएगा। क्यों घटना शुरू हो जाएगा, समझ गए? ये वाला क्यों? क्योंकि मूवमेंट हो रही है किसकी, AS2 S3 की, किस तरफ, टूवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। इसी बोला, इसी को बोला। अरे तुम्हारे ना बायोटेक्नोलॉजी में ना डीएनए, डीएनए कैसा चार्ज होता है पता है? नेगेटिवली चार्ज ना। हाँ, तो उसमें एक स्पेशल एक्सपेरिमेंट आता है, मुझे याद है बायोटेक्नोलॉजी में, SDS पेज करके, उसमें सोडियम डोडिकाइल सल्फोनेट, क्लियर, नेगेटिवली चार्ज जो तुम्हारा डीएनए वो पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा होता है। तो वो भी तो इलेक्ट्रोफोर्सिस है पुत्र, इलेक्ट्रोफोर्सिस ही है वो। तो इलेक्ट्रोफोर्सिस को 4 से 5 वर्ड्स में खत्म करें, मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल टूवर्ड्स द पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड, कहानी खत्म। ठीक है जी। और ये इस तरफ चलेगा, कलर डिसअपियर होएगा, और इस तरफ नेट मूवमेंट होगी इसकी। हाँ जी, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस का फोटो है, इसमें तुम ज्यादा एक्सपर्ट बनोगे। कारण क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जहां वर्ड ही लिख रखा ऑस्मोसिस। 12वीं वालों को तो मैंने ये पढ़ाया नहीं, मैंने कहा अपने आप पढ़ लेना, क्योंकि ऑस्मोसिस का मतलब पता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से चलेगा। और फेज भाई साहब मना कर देगी, कहती है हमारे पास परमिट नहीं है। और जो मीडियम है वो कहेगा भाई पहली बार तो मौका मिला निकलने का यहां से, क्लियर। तो इसको बोलोगे आप लोग क्या, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। और ये देख लो भाई, स्मार्ट हो सारे के सारे, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, या पानी ले रखा है या कोलोइड ले रखा है, क्लियर। ये ओरिजिनल लेवल ऑफ वाटर है, ठीक है। तो अब धीरे 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 क्या होएगा, सोल से पानी निकलना शुरू करेगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, क्लियर है। और नेट माइग्रेशन ऑफ सोलवेंट टूवर्ड्स 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 किधर, मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, क्लियर। तो यहां से पानी निकला, पानी निकला, और थोड़ा सा गलत है हम लोग, उल्टा उल्टा मेरी गलती हो रही है, यहां, क्योंकि यहां मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन तक तो मैंने ठीक बोला, कहां से, फ्रॉम लेस कॉन्सेंट्रेटेड। तो नेट मूवमेंट ऑफ सोलवेंट इधर हो जाएगी आपके पास। नेट नेट होता तो सब तरफ ही है, नेट मूवमेंट ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ हो जाएगी। तभी तो किशमिश फूल जाएगी, चने भिगोते हो रात को फूल जाएंगे वो सारा किससे हो रहा है, ऑस्मोसिस से। स्टेबिलिटी ऑफ सोल्स, टाइम हो गया क्या? हाँ, 2 मिनट ऊपर हो गए बच्चे। अब वैसे कुछ खास बच्चा नहीं है। हाँ बोलो बोलो। एक मिनट, वो डायग्राम दिखा रहा है जो आपने वो डालते हैं इसके पीछे। जी सर, हो गया। ठीक है। और अब तुम्हारा वैसे आयनिक का थोड़ा सा लेवल तो अप हो गया होगा, नहीं आयनिक के क्वेश्चंस वगैरह जी सर। कंपेरेटिवली सोल्व हो रहे होंगे ना पहले से। तो अब बहुत इसमें ना, इसमें एक तो कोएगुलेशन पे है, मतलब कल की क्लास में हम 40 मिनट पढ़ लेंगे तो चैप्टर को फ्री कर देंगे हम लोग, और फिर कल 20 मिनट वो भी मिलेंगे और 20 मिनट आज के भी मिलेंगे, तो उन दोनों में भी हम डिस्कशन कर लेंगे। इसमें कुछ बचा होएगा तो मेरे से बात कर लेना 1:40 से 2 बजे के बीच।